तो दोस्तों हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक गणित यानी कि मैथ, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें सीखेंगे हम लोग संख्या और संख्या पद्धति यानी कि इसी को कहा जाता है नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक से इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें आगे वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति। ठीक, देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम। देखो पहले दिया हुआ है हम लोगों का पहला टॉपिक है हम लोगों का अंक यानी कि डिजिट। अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है, इन्हें अंक कहा जाता है। ठीक है, अंक मतलब इसे कहेंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जीरो को मिला देंगे, इन्हीं को अंक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का दिया है प्राकृतिक संख्याएं। क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है देखेंगे जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10, 11, 12, 13 आदि ये सब संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, जहाँ से हम लोग गिनती शुरुआत करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हम लोगों का दिया है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। ओके, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को देखेंगे जैसे प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारा आएगा, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? इन्हीं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। हम लोग प्राकृतिक संख्या में ये सीखे, प्राकृतिक संख्या जहाँ वस्तु को गिनना शुरू करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि ये जीरो को अगर हम लोग इस जीरो को छोड़ देंगे तो ये बाकी सारे नंबर क्या हो जाएगा? ये सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शुरू में हम लोग अगर इस जीरो को मिला दे तो हम लोग का पूर्ण संख्या हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है हम लोगों का सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। मतलब सम संख्या दोस्तों उसी को कहेंगे जो 2 से पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोगों का दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके आगे भी संख्या आएगा, इसी को सम संख्या कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का दिया है क्या दिया है? आगे दिया है अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य या ऋण संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य या ऋण संख्या देखिए एक से बड़ी वैसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा भाग नहीं लग सके अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, देखिए फिर से सुनिएगा। हम लोगों का दिया है, देखो एक से क्या है? एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा भाग नहीं लग सके अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, जैसे हम लोगों का दिया है जैसे 2 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे? ये देखिए सिर्फ 1 का पहाड़ा में आता है और 2 ही का पहाड़ा में आता है, इसका फैक्टर 2 ही हुआ, इसीलिए ये क्या हुआ? ये हम लोगों का हो गया
अभाज्य संख्या। फिर दूसरा देखिए 3, 3 को भी देखेंगे, 3 को भी देखिए 1 का पहाड़ा में आएगा और कितना का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, और 3 तो अन्य किसी पहाड़ा में नहीं आता है, इसीलिए ये 3 भी हम लोगों का क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद ये जो 5 है हम लोगों का, 5 को भी आप देखिएगा, 1 का पहाड़ा में आता है और 5 का पहाड़ा में आता है। ठीक, ये हो गया हम लोगों का 5 भी अभाज्य संख्या। हम 4 को क्यों नहीं लिए, देखिए 4 का 3 फैक्टर हो रहा है, देखिए 1 का पहाड़ा में भी आएगा, इधर 2 का पहाड़ा में भी आएगा, और कितना 4 कितना का पहाड़ा में आएगा, और 4 का पहाड़ा में हो रहा है, इसीलिए ये इसका 3 फैक्टर हो गया, इसीलिए 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए देखो, एक तो स्वयं से भाग जाना चाहिए और एक से भाग जाना चाहिए, उसी को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि फिर दिया है 7 भी एक स्वयं का पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा में आता है, इसीलिए 7 भी है अभाज्य संख्या। उसके बाद 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है, ये सब भी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो चलिए आप लोग याद करके रखिएगा, लिख के रखिएगा और याद करके रखिएगा, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है और कौन कौन सा है, ये सब भी आप लोग लिख के याद करिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे फिर हम लोगों का दिया है, नोट करके दिया हुआ है, नोट में हम लोगों का बताया जा रहा है, अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, किसका किसका, एक तो स्वयं का और एक का। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हम लोगों का वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। फिर देखिए हम लोगों का दिया है यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या देखिए कंपाउंड नंबर। ठीक, देखिएगा वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो सके भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम लोगों का दिया है 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके 12, 14 ये सब क्या है, ये सभी है हम लोगों का भाज्य संख्या। कैसे, अभी हम लोग 6 भी एक भाज्य संख्या, क्यों, देखिए 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है और 3 का पहाड़ा में आता है। तो क्या हो गया, 3 का पहाड़ा में और 6 का पहाड़ा में भी, इसलिए ये क्या हो गया, अगर 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसी को ही कहा जाता है भाज्य संख्या। ठीक, आया बात समझ में। और देखिए आगे हम लोगों का दिया है, आगे दिया है हम लोगों का विषम संख्या। ठीक, आगे दिया है विषम संख्या। सम संख्या तो आप लोगों को बता दिए थे, जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। और अभी हम लोग सीखेंगे विषम संख्या, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब यह है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हम लोगों का हुआ 1 के बाद हम लोगों का 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएगा। ये सब क्या है, ये सभी के सभी जो है ये सब विषम संख्याएं कहलाती है। अच्छा, विषम संख्या का मतलब आप ये भी सोचिएगा, अगर किसी भी बड़ा नंबर में इकाई स्थान पर अगर 1, 3 या 5 या 7 या 9 ये सब रहेगा तो ये सभी क्या है, विषम संख्या है। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ 2, 4, 1, ये 241, ये कौन सी संख्या, अगर सम विषम में कहा जाए तो हम लोगों का इकाई स्थान पर क्या है, 1 है, इसीलिए ये जो है 241 जो है ये विषम संख्या है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोगों का है, उसी प्रकार से अगर हम देंगे 2, 2, 3 ये भी इकाई स्थान पर क्या है, 3 है, इसीलिए ये सभी संख्या भी क्या हो गया, ये संख्याएं भी क्या हो गया, ये भी एक विषम संख्या हुआ। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं ऋणात्मक संख्याएं क्या होते हैं। देखिए
ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जिस किसी संख्या के आगे चिन्ह घटाव, ये देखिए घटाव का है तो वह ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे कि यदि -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके बहुत सारा संख्या आएगा, इसी को ही कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। कहने का मतलब है जिस किसी भी संख्या के सामने में अगर घटाव यानी कि माइनस का चिन्ह रहेगा तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। जैसे कि हम आपको दिया 8, 6, 5, अगर इसका आगे में माइनस का चिन्ह रह गया तो ये संख्या जो हम लोग का हो गया ऋणात्मक संख्या। ठीक, किसी भी संख्या के सामने में अगर माइनस या घटाव का चिन्ह है तो वो वाला संख्या हम लोग का ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग का दिया है, आगे दिया हम लोगों का धनात्मक संख्या। ठीक, धनात्मक संख्या वे सभी संख्याएं जो ऋण का चिन्ह यानी कि घटाव का चिन्ह नहीं दिया रहता है वह धनात्मक संख्या कहलाती है। मतलब देखिए, अगर किसी भी संख्या के सामने में जैसे अच्छा ये देखिए, जैसे +4 +3 +20 ये क्या है, यानी कि ये 14, 21, 9 ये सभी क्या है, ये सब हम लोगों का धनात्मक संख्या है। मतलब अगर हम लोगों का चिन्ह रहे या ना रहे, ये जैसे 4 के सामने में चिन्ह नहीं है तो ये भी क्या हो गया हम लोगों का, ये भी धनात्मक संख्या ही हो गया। जैसे कि हम लोगों का 8 के सामने में अगर प्लस भी दिया रहेगा तो भी हम लोगों का धनात्मक संख्या, अगर प्लस ना भी रहे तो फिर भी हम लोगों का ये धनात्मक संख्या ही कहलाती है। और ऋणात्मक संख्या जो जिसका सामने में घटाव या माइनस का चिन्ह रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। और धनात्मक संख्या में प्लस रहे या ना रहे वो हमेशा धनात्मक संख्या ही कहलाती है। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोगों का आगे देखते हैं, आगे दिया है हम लोगों का, आगे दिया है पूर्णांक, उसको कहा जाता है इंटीजर, पूर्णांक। देखिए, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ देखिए, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोगों का दिया है -8, -7, 6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएगा जो मिला हुआ देखिए, ऋणात्मक भी रहेगा और धनात्मक भी रहेगा। सभी संख्याओं अगर मिल के रहेगा तो उसी को ही कहा जाता है पूर्णांक, इंटीजर। ठीक, आगे देखिए, समझ में आया पूर्णांक क्या होता है। आगे देखिए, आगे हम लोगों का दिया है, आगे देखिए हम छोटा सा ग्राफ बनाए हैं। देखिए इसके जरिए आप समझिएगा। देखिए हम एक रेखा खींच लिए है ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं, बीच में हम लोग 0 माने हैं, ये 0। ठीक, उसके बाद अगर दाईं ओर 0 के दाईं ओर चलेंगे तो इसको कहा जाता है धनात्मक संख्या। अगर बाईं ओर आए तो हम लोग को इसी को कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। ठीक, देखिए और देखिए अगर हम एक से इस साइड आएंगे तो 1 से यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएगा जो माइनस यानी कि घटाव का चिन्ह में नहीं रहता, उसी को ही कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इसी को ही कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसी 0 को इसी प्राकृतिक संख्या में देखिए, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम इस 0 को भी साथ ले ले तो हम लोगों का बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, ये बात आया समझ में। अगर जैसे कि हम लोग वस्तु की गिनती शुरू नहीं करते हैं, अगर मेरे पास 10 कंचे है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ऐसे 1 से ही स्टार्ट करते तो हम वस्तु की जो गिनती करना शुरू करते हैं उसी को ही कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। अगर हम उस प्राकृतिक संख्या में अगर हम आगे में 0 को मिला दे तो हम लोगों का बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारी संख्या आएगा, इसी को ही कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, आया बात समझ में। अगर हम इसी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अगर हम इस
माइनस वाला यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दे तो हम लोगों का बन जाता है पूर्णांक। ठीक, ये सभी देखिए सभी का सभी अगर मिला के एक साथ बोला जाए तो इसी को ही कहा जाता है पूर्णांक। आया बात समझ में? ठीक, तो चलिए